जिन्ना साहब, जो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं, उन्हें आपसे क्या मिलेगा? Your Highness, I've made my position very clear. मैं उन्हें हिंदुस्तान से कई ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं। And Your Highness, आपके लिए मैं ये सादे कागज पर साइन कर रहा हूं। पाकिस्तान से शामिल होने के लिए जो शर्त आप इसमें डालना चाहते हैं, डाल लें। थैंक यू जिन्ना साहब। अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो कराची पोर्ट हमें इस्तेमाल करने दें। हथियारों का फ्री इंपोर्ट हो। और सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे जोधपुर से आपके सिंध के हैदराबाद जाने वाली रेलवे लाइन पर हमारा अधिकार। Anything for you, Your Highness. युवराज, जोधपुर की तरह आपकी भी सरहद हमारी सरहद से मिलेगी। तो क्या जोधपुर की तरह जैसलमेर भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगा? हम पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं जिन्ना साहब, पर हमारी एक कंडीशन है। जब भी हमारे राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा होगा, तब क्या आप न्यूट्रल रहेंगे? ये कैसा सवाल है महाराज कुमार? हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा होगा, फसाद होगा, ये ऐसी बात सोचना भी फिजूल। Your Highness, as long as the central government in India is weak, we are both strong. I have signed on the dotted lines. You fill in the conditions. मैं शुक्रगुजार हूं जिन्ना साहब का कि इतना बड़ा प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। मैं बहुत जल्द सोचकर अपना फैसला आपको बता दूंगा। अगर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कागज छीन न लिया होता तो क्या होता? आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसका चेहरा कुछ ऐसा हो सकता था। ये हिंदुस्तान के बनने की वो कहानी है जब तक कही नहीं गई। स्वागत है आपका प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको वो कहानियां सुनाएंगे जिनका जिक्र किताबों में नहीं मिलेगा। आजाद हिंदुस्तान की वो कहानियां जो समझे बगैर, जो सुने बगैर हम अपने देश को पूरी तरह जान नहीं पाएंगे। पहले एपिसोड की शुरुआत करने के लिए चलते हैं आजादी से पहले, 3 जून 1947। आजाद भारत की शक्ल कैसी होगी, ये बात इसी दिन तय हुई। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में 3 जून 1947 को गहमा गहमी बढ़ गई। पता चला कि भारत के वाइसरॉय ऑफ गवर्नर जनरल लुई माउंट बैटन आने वाले हैं। शाम को लॉर्ड लुई माउंट बैटन तो आए ही, उनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू, बतौर सिखों के नेता सरदार बलदेव सिंह और मुसलमानों के लिए भारत का विभाजन कर अलग देश मांगने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। It has been impossible to obtain full agreement on any plan that would preserve the unity of India. There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. The only alternative to coercion is
partition. आजादी के बाद दो देश बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसका ऐलान सबसे पहले वायसराय माउंटबैटन ने किया और कांग्रेस इस बात से रजामंद है। उसका ऐलान जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर किया। नेहरू के लिए एक बहुत इमोशनल लम्हा था। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही। हाँ, मुझे इसमें संदेह भी नहीं है कि इस समय यही एक रास्ता है हमारे पास। भारत के किसी भाग का स्वेच्छा से संघ से बाहर रहने का प्रस्ताव हम सबको अखरेगा। फिर भी मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि दूरदृष्टि से भी मौजूदा फैसला ठीक है। जिस संयुक्त भारत के लिए हम लड़ते और काम करते आए हैं, भारत को बांट के दो मुल्क बनाने की इस योजना को, इस प्लान को माउंटबैटन प्लान कहा जाता है। लेकिन इस माउंटबैटन प्लान से ऐसे बहुत लोग परेशान होने वाले थे जो भारत को बिखरते, भारत को बंटते देख नहीं सकते थे। लेकिन इस ऐलान के एक दिन बाद ही इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 4 जून 1947 तब के लेजिस्लेटिव असेंबली और आज के संसद भवन में माउंटबैटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम होने वाली थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वायसरॉय माउंटबैटन 3 जून की रात देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मॉक ड्रिल करते रहे थे। दुनिया भर से 300 पत्रकार माउंटबैटन से भारत के भविष्य के बारे में सवाल करने के लिए इकट्ठा हुए थे। I sincerely mean it when I say that power will be transferred completely by 1947, where I've been June 1948. The date of transfer of power by Britain in India will be around August 1947. I have already bought my steamer ticket for August 15th. So, this will be the date of transfer. यह बात चौंकाने वाली इसलिए थी कि पहले अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़कर जाने वाले थे और अब माउंटबैटन ने यह घोषणा कर दी थी कि महज 72 दिनों में बंटवारा भी होगा और आजादी भी मिल जाएगी। आजादी का देर या सवेर आना तो तय था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने की घोषणा के साथ ही एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ, जिसका जवाब ढूंढे बगैर आजादी बेमानी थी। सवाल यह था कि आखिरकार कितने मुल्क आजाद हो रहे थे, 2 या फिर 565? अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को 2 देश आजाद हो रहे थे, 2 या 565। इतिहास की किताबों में आपको इस बात का जिक्र बहुत कम मिलेगा, लेकिन इस देश की आजादी से कुछ ही दिन पहले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सामने 2 समस्याएं बहुत बड़ी खड़ी थीं। पहली, इस सांप्रदायिक हिंसा को कैसे रोका जाए, और दूसरी, भारत के खूबसूरत चेहरे को बिगड़ने से कैसे रोका जाए। और ये दूसरी फिक्र का कारण था लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी। एक तरफ तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, फिर ये 565 अलग अलग देश की बात कहां से आई? दरअसल जिस ब्रिटिश इंडिया की बात हम कर रहे हैं, उसमें छोटे, मंझोले और बड़े सब मिलाकर करीब 565 रजवाड़े थे। इन रियासतों पर अंग्रेजों का परोक्ष शासन था।
इन राजाओं की अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपना कानून और कुछ की अपनी करेंसी तक होती थी। इन रजवाड़ों ने ब्रिटेन की राजगद्दी की गुलामी कबूल कर ली थी, जिसे पैरामाउंटसी कहते थे। अब जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पैरामाउंटसी भी खत्म हो जाएगी और सभी रजवाड़े अपना भविष्य खुद तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राजस्थान में सिरोही रियासत हुआ करती थी। सिरोही रियासत के मौजूदा उत्तराधिकारी रघुवीर सिंह जी को 1947 की घटनाक्रम याद है। उसके बाद में जब ब्रिटिश आए तब उनके साथ हमारी संधियां हुई। What was the context of the treaty rights, the treaties between the Indian states and British India and the British? जैसे आप सिरोही स्टेट की ही ट्रीटी लें, साइंड इन सितंबर 1823 विद द ब्रिटिश, वो क्या कहती है? इट इज अ ट्रीटी ऑफ दोस्ती लंदन, अ ट्रीटी बिटवीन टू सॉवरेन स्टेट्स, अ ट्रीटी बिटवीन टू हेड्स ऑफ स्टेट, एंड उसके अंदर इट वॉज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑन इक्वल स्टेटस, that Sirohi state will respect the British rule will respect Sirohi state, they will not interfere in each other's administration, and that British guarantees peace in India between Sirohi state and its neighboring states. एक बात की मैं तारीफ करता हूँ, हालांकि वो विदेशी थे, कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, इन दैट दे वर 100% फेयर। उन्होंने क्या पास किया? आवर ट्रीटी राइट्स विद द इंडियन स्टेट्स आर हियर बाय टर्मिनेटेड एंड दे रिवर्ट टू स्टेटस को एंटी। जो इनकी परिस्थिति हमारे साथ संधि करने से पूर्व थी, वहाँ वो वापस पहुँचते हैं। मीन्स दे बिकम सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उन्होंने हमारे साथ उसके अंदर कहीं दगाखोरी नहीं की, मैं तो नहीं मानती। ट्रीटी, अग्रीमेंट, समझौते, ये सब तो सही है, लेकिन रजवाड़ों पे ब्रिटेन की पूरी हुकूमत रही। लेकिन जाने से पहले ब्रिटेन ने अपना सुर बदल लिया। उन्होंने कहा कि वो रियासतें जो खुद में आजाद रहना चाहती हैं, वो आजाद रह सकती हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि हमें आजादी तो मिल रही थी, लेकिन देश बिखर रहा था, और पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना इस बात का पूरा फायदा उठाने में लग गए। सर, नेहरू और कांग्रेस रियासतों की आजादी के हक में नहीं है। मुस्लिम लीग की क्या राय है इस बारे में? नेहरू को दिन में सपने देखने की बुरी आदत है। हमारे लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी का सीधा मतलब यह है कि आप चाहें तो पाकिस्तान में रहिए या हिंदुस्तान में, और अगर आप आजाद रहना चाहते हैं तो आजाद रहिए। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या राय शुमारी का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है। जो फैसला करेंगे राजा करेंगे, नवाब करेंगे। ब्रिटेन की ट्रीटी उन्हीं के साथ थी। जिन्ना हिंदुस्तान की रियासतों को बगावत करने के लिए उकसा रहे थे। उनका मकसद था हिंदुस्तान हमेशा कमजोर रहे। इस हालात में एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान की मदद कर सकते थे, और वो थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। दरअसल वाइसरॉय माउंटबेटन भविष्य में जीने वाले व्यक्ति थे। उन्हें इस बात की बहुत फिक्र थी कि आने वाली पीढ़ी उन्हें किस नजर से देखेगी। बंटवारे की घोषणा से पहले ही चारों तरफ खून खराबा हो रहा था। सिर्फ कोलकाता शहर में ही 5000 लोग मारे गए थे। माउंटबेटन को ऐसा लगा कि इस खून खराबे के लिए इतिहास उन्हें भी जिम्मेदार ठहराएगा। वीपी मेनन वाइसरॉय के सलाहकार थे। मेनन माउंटबेटन के इस दर्द को जानते थे। मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, मैंने माउंटबेटन से कहा कि बंटवारे के घाव पर वो मरहम लगा सकते हैं अगर इन रियासतों को वो भारत में मिलाने में मदद करें। भारत की आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारत को जोड़ने वाले शख्स के रूप में देखेंगी। मुझे लगता है कि यह बात भावुक माउंटबेटन को छू गई।
सर अभी तो हमने ट्रांसफर ऑफ पावर का ऐलान भी नहीं किया है और 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो आज की पीढ़ी तो क्या, आने वाली पीढ़ी भी हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी। सर अभी तो सिर्फ पंजाब और बंगाल में ये राइट्स फैले, अगर प्रिंसली स्टेट में फैलेंगे तो हम क्या करेंगे? सो आई वुड सजेस्ट सर, यू विल हैव टू इंटरवीन टू स्टॉप any further fragmentation. You are suggesting that I transfer 560 princely states to the Dominion of India. I don't think Sardar Patel or Nehru or any other leader of India would accept these propositions. सर जितना मैं इन लीडर्स को जानता हूं उसके हिसाब से आपके किसी भी रोल से उन्हें कोई एतराज नहीं हो सकता। इनफैक्ट इंडिया को एक रखने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते। सर अगर आप इन राजाओं को डोमिनियन ऑफ इंडिया में लाने में सफल रहे तो हमारे हिंदुस्तान का भविष्य मजबूत रहेगा और आपके इस रोल के लिए हमारा हिंदुस्तान आपको हमेशा याद रखेगा। Let me think. जल्द ही वॉइसरॉय माउंटबेटन ने अपनी सहमति दे दी। सरदार पटेल से वॉइसरॉय माउंटबेटन की मुलाकात हुई। उधर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतरिम कैबिनेट से वॉइसरॉय माउंटबेटन को भारत सरकार और रियासतों के बीच मध्यस्थ बनाने की रजामंदी ले ली। बिकॉज ही वॉज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, इसलिए इंडियन स्टेट्स के रूलर्स को उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनसे घनिष्ठ दोस्ती रखना वो स्वाभाविक था। And therefore they would rely more in him than in another Governor General or Viceroy. लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हो गए। उससे हिंदुस्तान का पलड़ा तो भारी हो गया, लेकिन वही व्यक्ति जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को मनाया था, जिन्होंने उनको राजी किया था, वीपी मेनन, उनमें एक डर सा बैठ गया। देश आजाद हो रहा है और तुम रिटायर होके आजाद होना चाहते? सर 30 साल से काम कर रहा हूं, कभी सोचा भी नहीं था कि आजाद भारत में सांस ले सकूंगा, पर अब यह सपना पूरा हो गया तो सोचा कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वैसे आप जानते भी हैं कि पूरी उम्र मैंने अंग्रेजों के साथ काम किया है। मैंने अंग्रेजों की नौकरी तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी करने वाले हजारों हिंदुस्तानियों की मजबूरी थी। अब ये देश तुम लोगों की मदद के बिना नहीं चल सकता। ये वक्त थकने का और रिटायर होकर रास्ते से अलग हटने का नहीं। सर क्या आप हम पर 100% भरोसा कर पाएंगे? मैनन, तुम जानते हो अंग्रेज जिस हाल में हिंदुस्तान आए थे उसी हाल में हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। एक टूटा हुआ बिखरा हुआ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने राजा महाराजा है? यही करीबन 565 या 564। नीयत क्या है उनकी? इनमें से सैकड़ों एक आजाद मुल्क बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें अंग्रेज चाहिए, ब्रिटेन की गुलामी उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारे साथ बैठना वो अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे लोगों को भारत का भाग्य विधाता नहीं बनने देंगे। और एक बात याद रखना मैनन, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक धागे में बांधने का काम हमको साथ मिलकर करना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को एक सूत्र में बांधना यही सबसे बड़ी चुनौती थी। 565 राजा रजवाड़े थे और उनमें से ज्यादातर बड़े रजवाड़े अपनी रियासत को आजाद देश बनाने का सपना देख रहे थे। भारत की लोकशाही से उन्हें डर लग रहा था।
उन राजाओं को लग रहा था कि उनकी सारी आजादी छिन जाएगी। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और माउंट बैटन की देखरेख में वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी रियासतों के विलीनीकरण के कागजात तैयार किए। राजा महाराजाओं को सबसे पहले इन्हीं कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को कहा। यह उनको हिंदुस्तान में शामिल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन राजा महाराजा के इरादे कुछ और थे। वो अपनी ही आजादी के ख्वाब देख रहे थे। ये देखिए सुदूर दक्षिण का यह हिस्सा। तब ये त्रावणकोर था। 11 जून 1947 को त्रावणकोर ने खुद को आजाद संप्रभुता संपन्न देश बनाने का ऐलान कर दिया। आज की ताजा खबर, प्रवीण कौन आजाद हो गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, प्रवीण कौन आजाद हो गया। समृद्ध त्रावणकोर रियासत के बगावती ऐलान के ठीक एक दिन बाद 12 जून 1947 को हैदराबाद ने विरोध का बिगुल बजा दिया। 12 जून 1947 को हैदराबाद ने अपनी रियासत को 15 अगस्त के बाद आजाद मुल्क बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद के अलग होने का मतलब था पूरे दक्षिण भारत का संबंध उत्तर भारत से टूट जाता। संयुक्त स्वतंत्र भारत का सपना बिखर रहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए रियासती मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया। सरदार उसके मंत्री बने और वीपी मेनन सेक्रेटरी। मंत्री बनने के बाद 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए इन राजाओं से संपर्क साधा। ये बस एक संयोग है कि कुछ लोग रियासतों में रह रहे हैं और कुछ ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन हमारा खून एक है और हमारे हित भी एक ही है। हमें टुकड़ों में कोई नहीं बांट सकता। हमारे बीच कोई सरहद बाधा नहीं बन सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम दोस्तों की तरह साथ बैठकर कानून बनाएं, ना कि बेगानों की तरह समझौते करें। मैं रियासत के राजाओं और वहां की प्रजा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा में आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। पटेल राजाओं को, नवाबों को बहुत नरमी से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल जिन लोगों के विचार में, जिन लोगों की सोच में बदलाव लाने की उम्मीद कर रहे थे, वहां कुछ नहीं बदला। उल्टा वो राजा, वो नवाब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी शामिल हो चुके थे, वो भी अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से कतरा रहे थे। 15 अगस्त को सिर्फ 46 दिन बाकी थे। अभी भी ज्यादातर बड़ी रियासतें हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। अब इस हाल में पूरा दारोमदार माउंट बैटन के हाथ में था। माउंट बैटन पर नेहरू, पटेल और मेनन ने बहुत बड़ा दांव खेला था। इनका दांव सही बैठेगा या नहीं, इसकी परीक्षा 25 जुलाई 1947 को होनी थी। उस दिन एडमिरल लॉर्ड माउंट बैटन ने अपने सारे तमगे लगाए, ब्रिटेन के राज परिवार से अपने रिश्ते के तमाम प्रतीकों का इस्तेमाल किया और वॉइसरॉय हाउस से निकले, उस वक्त के लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओर, जिसे अब संसद भवन कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस में 100 से ज्यादा राजा महाराजा, नवाब माउंट बैटन का इंतजार कर रहे थे। माउंट बैटन उस दिन देसी राजाओं को संबोधित करने वाले थे। This is perhaps the last meeting which I am going to have with the Chamber of Princes. The date of transfer of power has been fixed for 15th of August.
You must act fast. Let us face the facts. You cannot run away from the Dominion government, which is your neighbor, any more than you can run away from your subjects, for whose welfare you are responsible for. जोधपुर के तत्कालीन राजा हनवंत सिंह की आधिकारिक जीवनी लिखने वाले जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह राठौर 25 जुलाई 1947 के दिन को भारत के एकीकरण में सबसे अहम मानते हैं। माउंटबेटन ने एक्सटेम्पोर स्पीच दिया और कहते हैं कि वो स्पीच माउंटबेटन के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्पीच था, जिसमें माउंटबेटन ने ये नहीं कहा कि आप हिंदुस्तान में रहो या पाकिस्तान में रहो। उसने तो एडवांटेजेस बताए, लाभ क्या होगा। ज़्यादातर देशी रियासतें जो टेरिटरी हिंदुस्तान में रहेगी उसी में है, और जोग्राफिकल भूगोलिक स्थिति को देखते हुए और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आप अपना विलीनीकरण करें। तो ये संकेत क्लियर था कि आप डोमिनियन ऑफ इंडिया में जो है अपना विलीनीकरण करें। माउंटबेटन के रुख से भारत को फायदा तो काफी हुआ। जैसे ही राजा महाराजाओं ने देखा कि उनको ब्रिटेन से कोई मदद नहीं मिलने वाली, काफी रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन इससे भारत की एकता को बनाए रखने की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। देश की सबसे समृद्ध रियासत हैदराबाद ने अपनी आजादी का ऐलान 12 जून को कर दिया था। हैदराबाद के निजाम के तेवर अभी भी नहीं बदले थे। भोपाल के नवाब का बगावती रुख उन्हें पाकिस्तान की तरफ खींच रहा था, और पश्चिम में जूनागढ़ और जोधपुर ने नींद हराम कर रखी थी। जोधपुर तो वो रियासत थी जिसकी सीमा प्रस्तावित पाकिस्तान से लगती थी। 2 अगस्त आते आते जोधपुर के तेवर बदल गए थे। एक अगस्त को भी वो सहमत थे। अभी परिवर्तन क्यों आया? 2 अगस्त से आया परिवर्तन आया। एक तो थी स्पेशल कंसेशंस। नवाब ऑफ भोपाल और बड़ौदा विलीनीकरण के लिए कुछ स्पेशल कंसेशंस चाहते थे, जो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने स्वीकार नहीं किया। अब महाराजा जोधपुर भी स्पेशल कंसेशंस चाहते थे, और अब उनको मालूम हो गया कि ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 2 को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देश आजाद होने वाला था। आजादी के साथ जोधपुर और उसके आसपास की रियासत जैसे जैसलमेर पाकिस्तान में जाएगा, इसकी अफवाहें गर्म हो गई थी। इस दौर से गुजरने वाले 2 व्यक्तियों N.K. शर्मा और किशन सिंह भाटी को ऊहापोह का वो दौर याद है। ये प्रकार की घोषणा हो गई कि कोई हिंदुस्तान में रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, या पाकिस्तान में मिलना चाहता है। तो 1947 के बाद 15 फरवरी 1949 तक जैसलमेर इस असमंजस में रहा कि हम भारत संघ में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहें। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर एक दूसरे की रिश्तेदारी में और रेगिस्तान की एक की रियासतें होने से अच्छे संबंध थे। जोधपुर दरबार हनूर सिंह जी ने उस समय पहले तो मर्जर के दस्तखत कर दिए, फिर भावुकता में वीपी मेनन पे उन्होंने पिस्तौल ताना और कहा नहीं, और उन्होंने फिर विद्रोह की तैयारी की। वो चर्चिल से भी मिल के आए और उनको जज गया कि मैं स्टेट मर्ज नहीं करूँगा। उन्होंने आर्म्स और ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री भी जोधपुर पोर्ट में खोल दी। उनका इरादा नहीं मिलने का था, और उनको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जैसलमेर बीकानेर मेरा साथ देंगे। इस दौर में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की जनता में भी काफी दुविधा थी कि कहीं ये राजा महाराजा कोई गलत फैसला न कर बैठे। इन रियासतों को भारत में मिलाने में लगे वीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में इस बारे में लिखा है। जोधपुर महाराज हनुमान सिंह को रास्ते पर लाना मुश्किल बना हुआ था। जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे लीडरों से उनकी बैठक हुई।
इस तरह की आखिरी मुलाकात में महाराज हनुमान सिंह जैसलमेर के युवराज महाराज कुमार गिरधर सिंह को साथ ले गए, क्योंकि बीकानेर के महाराज उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए और अकेले जाने में उन्हें डर लग रहा था। अपॉइंटमेंट कौन दे? नवाब भोपाल से बात की और नवाब भोपाल से बात करने से उसने उसी दिन 6 अगस्त को जिन्ना से मुलाकात कराई और आफ्टरनून में कराई। तो ये कौन गए थे? जोधपुर महाराजा नवाब ऑफ भोपाल और जैसलमेर महाराज कुमार। जिन्ना साहब, जो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं, उन्हें आपसे क्या मिलेगा? Your Highness, I've made my position very clear. मैं उन्हें हिंदुस्तान से कई ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं। And Your Highness, आपके लिए मैं ये सादे कागज पर साइन कर रहा हूं। पाकिस्तान से शामिल होने के लिए जो शर्त आप इसमें डालना चाहते हैं, डाल लें। जिन्ना साहब, हिंदुस्तान के साथ हमारे मारवाड़ की महान रियासत के मिलने पर हमें इन कांग्रेसियों के साथ दिक्कत होगी। अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिलता है तो हमारी कुछ मांगे होंगी। योर हाइनेस, मेरा साइन किया हुआ ब्लैंक पेपर आपके हाथ में है। जिन्ना साहब, अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो कराची पोर्ट हमें इस्तेमाल करने दें। हथियारों का फ्री इंपोर्ट हो, और सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे जोधपुर से आपके सिंध के हैदराबाद जाने वाली रेलवे लाइन पर हमारा अधिकार हो। आजकल हमारे यहां अकाल फैला हुआ है, प्लीज आप राहत जल्दी भेजें। एनीथिंग फॉर यू, योर हाइनेस। युवराज, जोधपुर की तरह आपकी भी सरहद हमारी सरहद से मिलेगी, तो क्या जोधपुर की तरह जैसलमेर भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगा? हम पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं जिन्ना साहब, पर हमारी एक कंडीशन है। जब भी हमारे राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा होगा, तब क्या आप न्यूट्रल रहेंगे? ये कैसा सवाल है महाराज कुमार? हमारे सपनों के मुल्क पाकिस्तान में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। ये झगड़ा, ये फसाद जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस ने फैलाया, और महाराजा जोधपुर को नीचा दिखाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा होगा, फसाद होगा, ये ऐसी बात सोचना भी फिजूल है। Your Highness, as long as the central government in India is weak, we are both strong. I have signed on the dotted lines. You fill in the conditions. योर हाइनेस महाराजा जोधपुर, जिन्ना साहब को कल कराची जाना है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान में शामिल होने के मसौदे पर आप आज ही दस्तखत कर दें। मेरे पास आप लोगों के शुक्रिया अदा करने के अलावा कोई लफ्ज नहीं, लेकिन जिन्ना साहब, हमारा राज्य 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 50 से भी ज्यादा जागीरदार हैं और राजमाता भी तो है ना। मुझे उनसे सलाह लेनी होगी
और मैं शुक्रगुजार हूं जिन्ना साहब का कि इतना बड़ा प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। मैं बहुत जल्द सोचकर अपना फैसला आपको बता दूंगा। अगर गिरधर सिंह जी सहयोग दे देते तो जोधपुर की नेतृत्व में बीकानेर, जैसलमेर तीनों रियासतें रिवोल्ट करती और हैदराबाद हैदराबाद नवाब तो बीच में था ताकि रिचेस्ट स्टेट थी, वो तो हिंदुस्तान से गिरा हुआ था। रजाकार 3 दिन में समर्पित हो गए। ये जिन्ना के कराची से मिली हुई स्टेट सिंध से इधर रहीम यार खान लगता है, इधर मीरपुर हैदराबाद, सीधा पाकिस्तान लगता। पाक आर्मी का सपोर्ट होता तो ये आराम से हिंदुस्तान में मिलने का काम नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के एकीकरण में आधा राजस्थान चला जाता। इन रियासतों को फौज के द्वारा जीतना बहुत मुश्किल हो दिया, तो पूरा पाकिस्तान जीता जाता, जो मुश्किल था उस समय। तो इन रियासतों को जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी हुई थी, पाकिस्तान से मिल करके ये करती तो हिंदुस्तान के लिए, और शायद इनको देख करके अन्य रियासतें भी सहयोग करती कि नहीं करती भारत के एकीकरण का, इतिहास ही बदल जाता। 6 अगस्त 1947 जोधपुर का 36,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के हाथ जाने वाला था। सोचिए, अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान की ज्योग्राफी, उसका भूगोल कैसा दिखाई देता। मेनन के मुताबिक जोधपुर को पाकिस्तान से मिलाने के लिए जिन्ना और महाराज हनवंत सिंह की कई मीटिंग्स हुई, लेकिन महाराज हनवंत सिंह के बायोग्राफी लिखने वाले इस बात को नहीं मानते। उनके मुताबिक 6 अगस्त की मीटिंग उनकी पहली और आखिरी मीटिंग थी, जिसके बाद महाराज हनवंत सिंह जोधपुर वापस चले गए और फिर 9 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन के बुलाने पर दिल्ली वापस आए। ट्रांसफर ऑफ पावर में माउंटबेटन ने सिर्फ 4 लाइनें लिखी है उसमें कि ये वार्तालाप मैंने सीक्रेट रखी है, और ये वार्तालाप संभवतः वही हुई है कि आपने जिन्ना से क्या बात की, और माउंटबेटन ने ये सलाह दी कि आप पटेल से मिलो 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को महाराजा मिले नहीं, अपनी फ्लाइट से वापस यहाँ आ गए, और 10 अगस्त संडे को महाराजा दिल्ली गए पटेल से मिलने। सरदार पटेल को जोधपुर के दीवान के जरिए हनवंत सिंह के इरादों का पता चल गया था। सरदार के कहने पर ही माउंटबेटन ने महाराजा हनवंत सिंह को दिल्ली बुलाया था। अब जोधपुर को बचाने का पूरा दारोमदार सरदार पटेल पर था। योर हाइनेस, मैंने सुना कि आप लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। जी सरदार साहब। क्या बात है? कुछ खास बात है। मैंने ये भी सुना कि आपकी मुलाकात जिन्ना से हुई और आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक सुना। वेल, आई हैव नो कमेंट्स टू मेक योर हाइनेस। आप अलग रहकर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके फैसले से अगर जोधपुर वासियों ने बगावत कर दी तो भारत सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। पर जिन्ना साहब हमें काफी रियायत दी, तो सारी रियायतें हम भी दे सकते हैं, मगर वो जोधपुर से कराची की रेलवे लाइन का क्या हुआ? अगर वो काम नहीं हुआ तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। हम जोधपुर को कच्छ के बंदरगाह से जोड़ देंगे, आपके रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो हनवंत, तुम्हारे पिता उमेश सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो तुम्हें मेरी देखरेख में छोड़ के गए।
चीनी लोगे? चीनी। अगर तुम सही रास्ते पे नहीं आए तो समझो तुम्हें अनुशासन में लाने के लिए मुझे पिता के रोल में उतरना पड़ेगा। नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं खुद लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाऊंगा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दूंगा। सरदार पटेल के सामने तो महाराजा ने कह दिया कि वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। जो सवाल भारत की एकता पे जोधपुर ने उठाए थे वो एक बार फिर खड़े हो गए। 11 अगस्त 1947 सुबह 10 बजे महाराज हनुमंत सिंह वाइसरॉय लॉज पहुंचे। bloody nonsense, man. I refuse to take your dictation. मुझे किसी की डिक्टेशन पसंद नहीं, समझे? योर हाइनेस, आप ये बच्चों वाली हरकत ना करें। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की। अगर तुमने जोधपुर की प्रजा को भूखा मारा तो I'll shoot you like a dog. योर हाइनेस, अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। अच्छा? आप समझौते को रद्द भी तो कर सकते हैं। मुझे सिखाएगा क्या करना? May I ask what is going on here? He was trying to shoot me, sir. Don't worry. It's just a jest of a young man. You will get what you have been promised to you. Now, may I have the pistol? This is a gift from my side to you, sir. Thank you. Handmade, I see. Yes. You may now sign the instrument of accession. Okay. May I? अब ये यहाँ पर कहानी शुरू होती है। मेनन तो लिखता है कि महाराजा ने मुझे रिवॉल्वर दिखाया और कहा कि मार दूंगा। महाराजा के पास में जो है पिस्टल पेन ही था, जो बटन दबाने से, क्योंकि महाराजा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का बहुत होशियार आदमी था, खुद के ही बनाया हुआ था, बटन दबाने से वो पिस्टल की तरह आती थी। तो महाराजा ने जो शब्द कहे वो क्यों कहे, वो इसलिए कहे कि मेनन जो है रिलक्टेंट था, वो स्पेशल कंसेशंस देने में जो पटेल एक दिन पहले एग्री कर चुका था, वो लेटर भी उसके पास में था और वो चाहता था कि मैं इसको दस्तखत करवा लूँ। आखिरकार 11 अगस्त को यानी आजादी से सिर्फ 4 दिन पहले महाराजा हनुमंत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर ही दिया। लेकिन महाराजा का असली इरादा क्या था, उस पे तो आज भी विवाद है। यदि आप एक छोटा मकान बेचते हैं तब भी 10 जगह पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, बार्गेनिंग करते हैं। तो वो तो पूरी स्टेट विलीनीकरण कर रहे थे, जो भारत की 30 नंबर लार्जेस्ट स्टेट थी, जिसका 36,000 स्क्वायर माइल एरिया था। तो जब पूरी स्टेट विलीनीकरण कर रहे हैं तो स्टेट का मालिक कुछ तो जनता के लिए नेगोशिएट करेगा। आजादी से महज 4 दिन पहले ही जोधपुर भारत में शामिल हुआ। ये जो शक्ल आप अपने देश की आज देख रहे हैं, ये आजादी से 4 दिन पहले तक ही बिल्कुल बिखरी हुई थी। हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर, ये रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। इन रियासतों को भारत में शामिल कैसे किया, ये आजाद भारत की सबसे अहम कहानियों में से एक है, जो आज तक अनकही है। ये कहानी है अगली बात। लेकिन जाते जाते एक बात और, महाराजा हनुमंत सिंह ने वीपी मेनन साहब के ऊपर पिस्तौल जरूर तानी थी, लेकिन उनकी कड़वाहट कुछ वहीं खत्म हो गई। यहां तक कि महाराजा हनुमंत सिंह ने वीपी मेनन साहब को जोधपुर से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा, लेकिन मेनन साहब ने मना कर दिया।